हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है ये बताने वाले हैं। तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है तो इस पेपर को आप ज़रूर देख लीजिए कि कैसे प्रश्न आपका सामाजिक विज्ञान में आने वाला है। देखिए, समय जो रहेगा प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और पूर्णांक जो टोटल रहता है 70 नंबर का रहता है। ठीक है, आप सभी को इतना चीज़ पता होगा। इसके कुछ समान निर्देश दिए गए हैं। इस समान निर्देश को यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो प्रारंभ में 15 मिनट रहता है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों को एवं ख में विभाजित रहेगा। खंड क में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्र पर ही आपको देना है। साथ में खंड ख 50 अंकों का है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख किया गया है कि कौन से प्रश्न कितने नंबर का है। यहाँ से प्रारंभ होते हैं सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में देख लीजिए। पूरा प्रश्न पत्र को आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा संपूर्ण प्रश्न पत्र आपका है। अब देखिए, ये खंड क है। सभी प्रश्नों को जितने भी बता रहे हैं सभी प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ठीक है, अब इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काउर या मेजनी। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो यंग इटली सोसाइटी है इसके संस्थापक जो थे मेजनी साहब थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब घ वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। और ये देख सकते हैं कि एक प्रश्न 1 नंबर का रहता है। अगला देखिए, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, यानी नेपोलियन कहाँ से संबंधित था। तो याद रखिएगा बहुत प्रश्न पूछता है, ये फ्रांस देश से संबंधित था। इसका ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसका था, यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था या चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह या महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब घ वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो ये पता होना चाहिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये चलाया गया था। अगला प्रश्न, 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1929 में आर्थिक महामंदी का जो मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन था। तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सारे प्रश्नों को आप देखते रहिए। मानचित्र के जो सवाल आते हैं वो भी साथ में आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर आप देखा कीजिए। अगला 6वां नंबर का देखिए कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या जिला अधिकारी। देखिए, प्रांत मतलब आप समझिएगा पहले आपका प्रांत यूज किया जाता था। तो ये जिला अधिकारी देखता है। इसका संचालन प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, जिला अधिकारी करता है। तो इसका सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, यानी कि यहाँ बताना है कि मिट्टी का प्रकार यहाँ से कौन सा नहीं है। देखिए, काली मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लैटराइट होती है, लेकिन सीमेंट मिट्टी नहीं होता है। तो इसका सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही होगा कि एक मिट्टी का प्रकार कौन सा नहीं है, तो सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। अगला, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, काली, लाल, पीली या जलोढ़। तो कपास की खेती के लिए आप याद रखिएगा कि कपास की खेती किस में होता है, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कपास की खेती के लिए काली मृदा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, ये बताना है कि सलाल जो बांध है किस नदी पर बना है। ऑप्शन है महानदी, चिनाब, सतलुज या इसके अलावा कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो सलाल बांध होता है चिनाब नदी पर होता है। इसका सही जवाब ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि चिनाब नदी पर ही आपका सलाल बांध बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर का, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो प्रोजेक्ट जो टाइगर है ये प्रारंभ किया गया था 1973 ईस्वी में। इसका सही जवाब क्या होगा, क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे औसत आय किसे कहते हैं ये बताना है कि कुल आय को कहते हैं, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या ये सभी। ठीक है,
तो प्रति व्यक्ति जो आय होता है उसे ही क्या कहते हैं, औसत आय कहते हैं। तो याद रखिएगा जरूर से कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है उसे ही क्या कहते हैं, औसत आय कहते हैं। अगला, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? तो किस क्षेत्रक में सबसे अधिक रोजगार मिलता है? देखिए यहाँ पे दिया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें सबसे अधिक रोजगार मिलता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कृषि हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे अधिक देखते हैं कि आपको भारत देश जो इसमें सबसे अधिक क्या है, किसान है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक रोजगार मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? यानी संघ सूची का विषय बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्षा। रक्षा को किसके अंतर्गत रखा गया है? संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला देखिए, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कौन करता है, ये आपको बताना है। सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार या एकात्मक सरकार। तो विभिन्न स्तरों पर जो शक्तियों का बंटवारा होता है, सत्ता का बंटवारा होता है, वो सामुदायिक सरकार कहलाता है। इसका सही जवाब का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर का, निम्न में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? अब यह बताना है कि संघात्मक शासन कहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे संघात्मक शासन नहीं मिलता है, तो इसका क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क असम में है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो आपको क्या बताना है कि जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल जो होता है वहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। ठीक है, 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? यहाँ पे विकसित देश बताना है कि इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो फ्रांस देश जो होता है विकसित देश के अंतर्गत आता है, जबकि भारत हुआ, ब्राज़ील हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सब विकासशील के अंतर्गत आते हैं। विकसित नहीं होते, विकासशील होते हैं। ठीक है, जबकि विकसित के अंतर्गत फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, ठीक है, जापान हुआ, यह सब विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? समृद्ध परिवार को मिलता है, गरीब को, अमीर को या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए औपचारिक जो ऋण मिलता है वो अमीर परिवार को मिलता है। इसका सही जवाब का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? कृषि क्षेत्रक एवं सहायक क्षेत्रक किसे कहते हैं? प्राथमिक जो क्षेत्रक होता है उसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? यानी एक मार्ग किसके लिए उपयुक्त किया जाता है? तो ये होता है खाद्य पदार्थों के लिए। तो इसका सही जवाब घ वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। तो एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित है? तो खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणित है। ये था बहुविकल्पी प्रश्न। अब देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो बता रहे हैं इसको भी ध्यान से आप देखिए, सभी प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको मानचित्र वाले जो सवाल है उसका उत्तर आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? टोटल 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा, ये इसके अथवा में दिया है। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो ठीक है, इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता है। जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन हम यहाँ पे कितना बताएंगे आप लोगों को, जो आपको यहाँ पे प्रश्न बता रहे हैं इन सभी प्रश्नों को तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। अगला, स्थानीय सरकारों के महत्व की वर्णन कीजिए, इस प्रश्न को तैयार कीजिए। इसके अलावा देखिए आपको अथवा में भी दिया है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है, ये सभी 4-4 नंबर का प्रश्न पूछता है। भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए, या इसके अलावा अथवा में देखिए, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 3 उपाय भी आपको बताना है। कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या इसके अलावा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये सब 4 नंबर के सभी सवाल थे जो बताएं आपको। अब दीर्घ उत्तरी के सभी प्रश्नों को देख लीजिए, किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा आपसे कि महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए, या इसके अलावा अथवा में प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए 6 नंबर का 2 प्रश्नों में से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना रहता है। इसके अलावा देखिए 6वां नंबर का कि संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए,
या अथवा में नारीवाद का क्या अभिप्राय है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के अस्तित्व पर प्रकाश डालिए। टोटल 6 नंबर का प्रश्न है। अगला देखिए, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय समझाइए। या अथवा में भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण योगदान दिया है, विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। या इसके अलावा अथवा में संगठित और असंगठित क्षेत्रों की योजना रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। 6 नंबर का। देखिए, जितने भी प्रश्न पता है सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत वायरल पेपर है, इसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपके बोर्ड की एग्जाम के साथ साथ में अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा जाता है। 9 नंबर का देखिए, मानचित्र कार्य निर्देश क्या है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र द्वारा दर्शाना है। सही नाम और सही अंकन के लिए आपको 1 नंबर सीधे मिलेगा। अब यहाँ पे जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताते हैं, सभी प्रश्नों को आप लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखो, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, ये हुआ था आपका कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता। इसको लिख लीजिएगा, साथ में लिखते भी रहिए। कलकत्ता में। तो कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता। और कलकत्ता है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो ये हुआ था आपका चंपारण में। चंपारण। और चंपारण है कहाँ पे? तो ये है आपका बिहार में। समझने के लिए आप बिहार पे मानचित्र पे देखिएगा और बिहार में चंपारण आप प्रदर्शित कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला क्या है आपका, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा का कांड हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा का कांड कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था चौरी चौरा का घटना गोरखपुर। और गोरखपुर है कहाँ पे? तो यूपी में, आप सभी को पता होगा। वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग स्थित है, जालियांवाला बाग अमृतसर में है। कहाँ पे? देखिए, वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग स्थित है कहाँ पे है? तो अमृतसर में है। अमृतसर, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? अमृतसर। और अमृतसर है कहाँ पे? तो पंजाब में है, ठीक है। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। नागपुर, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। अगला देखिए, ख वाला ऑप्शन, इसमें भी 5 प्रश्न है, 5 नंबर का रहता है, ठीक है। देखिए अ ऑप्शन है कि भाखड़ा नांगल बांध को चिन्ह द्वारा दिखाना है, तो इस चिन्ह को दिखा दीजिएगा। भाखड़ा नांगल बांध को कहाँ दिखाना है? तो पंजाब में दिखा दीजिए। कहाँ पे दिखाएंगे आप? पंजाब में इसको प्रदर्शित कर दीजिएगा। अब पंजाब आप सभी को पता है कि कहाँ पे है, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल बांध को प्रदर्शित कर दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, भारत में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? पंजाब है, या इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश भी है। तो दोनों में से किसी एक को प्रदर्शित कर सकते हैं मानचित्र में। भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो भारत में सबसे बड़ा चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो चाय का उत्पादन असम में होता है। अब इसे भी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो असम में होता है। अगला देखिए, लाल मिट्टी का क्षेत्र दिखाना है। तो लाल मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सभी मानचित्र के संपूर्ण जो सवाल थे सभी का उत्तर भी बता दिए हैं। अभी तक आप मानचित्र भरना नहीं जानते हैं तो जाके आप मानचित्र भरना सीख लीजिए। आपको मानचित्र भरने का तरीका भी और ट्रिक भी बता चुके हैं, तो पहले जाके आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न वायरल थे सभी प्रश्नों को आपको डिटेल में बता दिए हैं, तो आप इन प्रश्नों को याद करके ही अर्धवार्षिक परीक्षा देने जाइएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए।